अस्सलाम वालेकुम। आज हम एविडेंस बेस्ड फिज़ियोथेरेपी के अंदर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नेम है क्लिनिकल गाइडलाइंस एज अ रिसोर्स फॉर एविडेंस बेस्ड फिज़ियोथेरेपी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि क्लिनिकल गाइडलाइंस जो हैं वो एविडेंस बेस्ड फिज़ियोथेरेपी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वर्ड है गाइडलाइन, इसका क्या मतलब है। वर्ड गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि पूरा एक फॉर्मेट या पूरा एक प्लान। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्लिनिकल गाइडलाइन का क्या मतलब है, तो क्लिनिकल गाइडलाइन का हमारे पास ये मतलब है कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ या क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज, गाइडलाइंस और जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर इसके अंदर आएंगे, क्लिनिकल गाइडलाइन के अंदर। ठीक है, मतलब कि उस डिज़ीज़ का प्रोसेस क्या है, वो होती कैसे है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। एक जगह पे आपको जैसे एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ या क्वेश्चन से रिलेटेड हर थ्योरी का आंसर मिल जाएगा, चाहे उसके साइन एंड सिम्टम्स हों, चाहे वो डिज़ीज़ हो। ठीक है, चाहे वो डिज़ीज़ होती क्या है, कौन सी एज में होती है, उसके आगे प्रोग्नोसिस क्या है, हम उसमें कौन से इंटरवेंशन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे तो उसका आउटकम क्या आएगा। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमें मिल जाएगी क्लिनिकल गाइडलाइन के अंदर। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट की गाइड नहीं लेते, फॉर एग्जांपल अगर हमने उर्दू की गाइड ली है तो उसके अंदर हमें तशरीह भी मिल जाएगी, खुलासे भी मिल जाएंगे, नज़मों की तशरीह भी मिलेगी, सबकों की तशरीह भी मिलेगी। ठीक है, और मतलब तलख़ीस भी मिलेगी, हर चीज़ हमें मिल जाती है उर्दू की गाइड के अंदर। ठीक है, इसी तरह क्लिनिकल गाइडलाइन भी हमारे पास एक गाइड की तरह ही है कि जिसके अंदर हमें हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या करती हैं। ये इंटीग्रेट करती हैं हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्लिनिकल एक्सपर्ट्स एंड पेशेंट्स इन ऑर्डर टू फार्मूलेट रिलायबल रिकमेंडेशंस फॉर प्रैक्टिस। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, वो इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, और फिर ये सारी मिलके हमारे पास क्या बना रही होती हैं, रिकमेंडेशंस, क्लिनिकल गाइडलाइन बना रही होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लिनिकल गाइडलाइंस होती क्या है और इनका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइन इज़ टू प्रोवाइड अ रेडी मेड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लिनिकल गाइडलाइन क्या करती है, हमें हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्रैक्टिशनर को भी और पेशेंट को भी, दोनों को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक डिजीज़ से रिलेटेड सारा प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका प्रोग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट कैसे लेके चलना है। ठीक है, हर चीज़ वो पूछता है, फिर हम क्या करते हैं कि उसमें से चूज़ करते हैं कि इसमें पेशेंट के लिए कौन सी बेनिफिट हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस जो हमारे पास ट्रीटमेंट के अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उनके बेनिफिट और रिस्क पेशेंट को बताते हैं, इंटरवेंशंस के बेनिफिट और रिस्क बताते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक शेयर्ड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन करते हैं। ठीक है, कि हमने ट्रीटमेंट को किस तरह लेके चलना है। शेयर्ड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि हम पेशेंट से भी पूछते हैं, इसमें पेशेंट बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स पेशेंट जो चाह रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीटमेंट देते हैं। हम अपना ट्रीटमेंट पेशेंट पर इम्पोज नहीं करते। ठीक है, हम वो ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल होता है। हम वो नहीं करते जो हमारा दिल कर रहा था, हमें जो अच्छा लग रहा होता है, हम वो करते हैं जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम मेडिसिन की एग्जांपल लें तो मेडिसिन डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट्स में भी वही चीज़ होती है। ठीक है, सिरप से भी वही चीज़ होती है। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो टैबलेट नहीं ले सकता, तो हम टैबलेट लेने में वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसको सिरप दे देते हैं। ठीक है, इस तरह हम जो है पेशेंट की देखते हैं कि पेशेंट किस चीज़ के अंदर कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंट रिकमेंडेशन है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम वो चूज़ करते हैं, वो लेके आगे चलते हैं जो पेशेंट को सूट करे और जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमिक रिव्यू है और साथ में हमारे पास है क्लिनिकल गाइडलाइंस। अच्छा, सिस्टेमिक रिव्यू क्या होता है, क्लिनिकल गाइडलाइन क्या होता है। क्लिनिकल गाइडलाइन तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि कौन सी इंटरवेंशन अच्छी है, कौन सी इंटरवेंशन अच्छी नहीं है, सारा प्रोग्नोसिस वगैरह इसके अंदर लिखा होता है। सिस्टेमिक रिव्यू भी यही होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर हम कोई एक क्वेश्चन उठाकर उसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में लिखा होता है। लाइक अगर इंटरवेंशन का क्वेश्चन है तो इंटरवेंशन का इफ़ेक्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, ठीक है। इस तरह हम सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन पे लिखते हैं। प्रोग्नोसिस का क्वेश्चन उठाएंगे तो उस पर लिख देंगे, लेकिन इसके अंदर इंटरवेंशन भी है, प्रोग्नोसिस भी है, ईच एंड एवरीथिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यू क्या होता है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का बताया होता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन इंटरवेंशन के बारे में है तो वो खाली इंटरवेंशन का ही बताएगा, प्रोग्नोसिस के बारे में है तो वो खाली प्रोग्नोसिस के बारे में ही बताएगा, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल गाइडलाइन क्या करेगा, वो आपको इंटरवेंशन के बारे में भी उसी में बताएगा, प्रोग्नोसिस के बारे में भी उसी में बताएगा, आउटकम के बारे में भी उसी में बताएगा, मीन्स हर चीज़ उसी में बताएगा। इसके अंदर डिफरेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल गाइडलाइन के अंदर डिफरेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, डायग्नोसिस का भी, इंटरवेंशन का भी, प्रोग्नोसिस का भी। जबकि सिस्टेमिक रिव्यू हमारे पास सिर्फ सिंगल क्लिनिकल क्वेश्चन पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक क्लिनिकल क्वेश्चन पे ये वर्क कर रहा होता है। फिर वो इंटरवेंशन से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोग्नोसिस से रिलेटेड भी हो सकता है, आउटकम से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन सिंगल क्लिनिकल क्वेश्चन होता है। जबकि जो क्लिनिकल गाइडलाइन होता है ये डिफरेंट या मल्टीपल क्लिनिकल क्वेश्चंस पे काम कर रहा होता है। इसके अंदर हम पूरी एक डिजीज़ मैनेजमेंट का जो होल प्रोसेस है उसको कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल गाइडलाइन के अंदर मल्टीपल सिस्टेमिक रिव्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रिक्वायर अ नंबर ऑफ सिस्टेमिक रिव्यूज़। अच्छा, ये हो गया इसका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि जो सिस्टेमिक रिव्यू है वो डिवेलप होता है बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, ठीक है। एक क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, इसके अंदर तो 4 से 5 लोग जो हैं वो मिलकर आगे रिसर्च कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर कोई मेजर डिजीज़ है लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करनी है, पूरी एक गाइडलाइन बनानी है, तो गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए अगले बंदे ने ट्रीटमेंट कैसे देना है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो उसमें हमें 2 से 3 लोग हम वो उसको कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप पेशेंट भी अंदर इंक्लूड कर रहे होते हो, डॉक्टर्स भी हैं, फिजिशियंस भी अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो रिसर्च से रिलेटेड कोई और बंदा भी अंदर इंक्लूड किया जा सकता है तो आप उसको भी इंक्लूड कर लेते हो। तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ रिसर्चर से डेवलप हो जाता है। लेकिन जो क्लिनिकल गाइडलाइन है उसके अंदर पेशेंट भी है, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हैं, सब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और इन सबको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन है, एक डिजीज़ है, उससे रिलेटेड उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी लोग अंदर आ रहे होंगे वो सारे स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अंदर डॉक्टर्स भी इंक्लूड हैं, पेशेंट भी इंक्लूड हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स भी इंक्लूड हैं, रिसर्चर्स भी इंक्लूड हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं। ये सारे के सारे स्टेक होल्डर की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।